अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद कहते हैं। मोहब्बत और शजर ममनुआ के इस नंबर 27 के साथ हाज़िर हैं। स्टार्ट करते हैं। आखिरी कह लो कि इसकी 1-2 एक साथ ही बाकी रह गई हैं, उसके बाद फिर ये नावल भी जल्द ही अपने अख्ताम को पहुँचेगा। अब है जी ये कि ईसा और स्नाबिल में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ क्योंकि स्नाबिल ने ईसा के भाई से बात कर ली जिसे वो बहुत ज़्यादा नापसंद करता था और उसकी वज़ह से इन दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ। और अभी जो ईसा है उसको मनाने के लिए आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड। वो पलती नहीं थी। तभी उसे साहब ने बाहों के हिसार में लेता कदरेस की गर्दन की तरफ झुका था। स्नादु के भागते दिल को जैसे उस शख्स ने थाम लिया था। क्या ये नाराज़गी खत्म नहीं होगी? ईसा ने उसके कान में सरगोशी की। नहीं, उसे नफ़ी में सर हिला दिया था। तो फिर क्या करना होगा? वो उसके कंधे पर थोड़ी रखे पूछने लगा। माफ़ी मांगनी होगी। ठीक है, सॉरी। ईसा ने इसके कान के लू को छूते हुए कहा, और वादा करना होगा कि आइंदा तुम मुझसे ये बात नहीं करोगे, ऐसे बदतमीजी नहीं करोगे। तुमने मेरा हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा था कि अभी भी दर्द हो रहा है। वो जरा नरूठेपन से बोली। वादा नहीं कर सकता पर कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसे बात ना करूं। वो उसके हाथ को पकड़कर देखते हुए बोला, जिस पर ईसा ने नाखून का निशान लगा दिया। इसके वादा ना करने पर वो जरा जुज़ हुई थी, लेकिन अगले ही लम्हे ईसा ने इसके हाथ पर बूसा दिया था। अब तो दर्द नहीं कर रहा? नहीं, ये कहते हुए उसने अपने आप को मज़ीद कुछ कहने से बाज़ रखा था, लेकिन इसका ये जुमला कि तुम अताअतगुज़ार बीवी नहीं हो, सांप की तरह उसके दिल में कुंडली मारकर बैठ गया था। वो इस जुमले को भूल नहीं पा रही थी। तुमने कहा मैं अताअतगुज़ार बीवी नहीं हूँ। कैसे कह सकते हो तुम? अताअत है तो मैं यहाँ रह रही हूँ, और जिस किस्म की अताअत तुम चाहते हो वो मैं नहीं दिखा सकती। वो सीधा-सीधा हिसाब किए बोली। तुम अताअत का गलत मतलब ले रही हो सनाबिल। अपने आगे झुका देने वाली अताअत नहीं चाहता मैं तुमसे। और कभी मैं तुम्हारा सर अपने आगे झुकते हुए देख भी नहीं सकता। लेकिन ये भी हकीकत है कि मैं इंसान हूँ, खता का पुतला हूँ, और सबसे बड़ी बात एक शौहर हूँ। अगर उसके हिसाब से मैं तुम्हें ये कुछ कहता हूँ या समझाता हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हर शख्स पर तरजीह दो, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। अब ये मेरी ख्वाहिश समझ लो या डिमांड, अब ये ऐसा ही है। उसने भी साफ बात की थी। स्नाबिल इसकी बात को सुन रही थी। एक तरीके से वो बात ठीक ही कर रहा था। इसकी नज़र में अव्वल रहना ही इसकी चाहत तो इसकी भी थी। इसकी बात के जवाब में वो कुछ नहीं बोली थी। ईसा को इसकी खामोशी महसूस हुई थी। नाबिल, कुछ तो बोलो। वो उसके कंधे पर बूसा देते हुए बोला। क्या बोलूं? कुछ भी। वो इसको अपने हिसार से आज़ाद करता उसके सामने आया था, पर इसका हाथ अभी भी उसने नहीं छोड़ा था। ईसा ने गौर से उसका चेहरा देखा जहाँ वो नजरें नीचे किए खामोश खड़ी थी। नाबिल, तुम्हारी खामोशी परेशान कर देती है मुझे। डर जाता हूँ कि कहीं तुम मेरी हल्की सी भी कोताही को जवाब बनाकर एक पल नहीं लगाओगी मुझसे छोड़ने में। नाबिल ने एक नज़र उठाकर उसे देखा। वाज़ेह खौफ वो उसकी आंखों में देख रही थी। कभी इन आंखों के तासुर में उसके लिए नफरत, तज़हीक सब कुछ होता था, लेकिन आज उसकी आंखों में झलकता खौफ का तासुर सनाबिल को कहीं और पहुंचा रहा था, जहाँ वो किसी मलका की तरह अपने आप को तख्त पर बैठा हुआ महसूस कर रही थी। वो जो चाहे उसके सामने खड़े शख्स से मनवा सकती थी। क्या मान लिया था उसने कि सनाबल की गर्दन अकड़ सी गई थी। अगर तुमने फिर इस तरह से बात की तो मैं वाकई तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। उसने साफ ये बात की थी कि बाकायदा ईसा के हाथ की गिरफ्त को अपने हाथ पर गिरफ्त को महसूस किया था। बड़े ही आराम से वो मुकाबिल के दिल पर अपना पाँव रखकर दबा गई थी। वाज़े बेचैनी और खौफ ईसा की आंखों में देखा जा सकता था, पर सनाबल को परवाह नहीं थी। वो सच था जो बता गई थी। चले, ठंड ज़्यादा हो रही है। वो सिर्फ यही कह सका। खाना खाया तुमने? वो इसे अंदर लाकर पूछने लगा। नहीं, मैंने भी नहीं खाया। देर तो बहुत हो गई है। कुछ इजी सा बना लेता हूँ। वो किचन में आकर बोला। वो माहौल को हल्का फुल्का कर रहा था या शायद अपने आप को। वो रात की इस पहर चाय नमाज पर बैठी अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी। जब से उसने शुक्र अदा करना शुरू किया था, हसद को अपने आप से दूर रखा था, तब से वो शजर ममनुआ के साय से निकल गई थी।
तब से उसने अपने दिल में सुकून को आते हुए महसूस किया था। आज जो वो ईसा की आंखों में अपने लिए तड़प देख रही थी, वो इसके सर को शुक्र से झुकाए चला जा रहा था। उसने बहुत कम की तमन्ना की थी, इतना मिल जाएगा, वो भी उस शख्स के हाथों जिसे वो अपनी आखिरी सांस तक भी उम्मीद की नहीं कर सकती थी। पर अल्लाह ने ये इज्जत मान उसी शख्स के हाथों लिखा था। मैं जो इसे छोड़ने का कहती रहती हूँ, क्या मैं इसे छोड़कर जा सकती हूँ? ये सवाल खुद से करते उसने बेड पर लेटे वजूद को देखा और जवाब आया, नहीं। हकीकत यही थी कि वो अभी भी उस शख्स से मोहब्बत नहीं करती थी। शक के इस ज़हन से निकलता ही नहीं था। बेयकीनी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। और आज वो जो इसकी आंखों में अपने लिए देख चुकी थी, अगर ये कभी बदल गया तो कैसे सह पाऊंगी मैं? और कभी उसने मेरा एतबार फिर से तोड़ दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यही सोचते उसकी आंखों के किनारे गीले हो गए थे। तभी उसने ईसा की अजीब सी आवाज़ सुनी थी। इसने आंसू साफ करते हुए देखा और उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो फौरन उठकर उसके पास आई थी। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था, जैसे डर रहा हो। अभी वो उसको पुकारती कि वो उठ गया था। लंबे लंबे सांस लेता वो चारों तरफ देख रहा था। स्नाबल जरा घबराई से उसी को देख रही थी। तभी उसने भी स्नाबल को देखा। ईसा की भवें सिकुड़ी। तुम अब तक जाग रही हो? हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो फौरन उसके गाल को सहलाते हुए बोला, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? वो परेशानी से पूछने लगी। कुछ नहीं। वो मुंह पर हाथ फेरते हुए बोला। वो उसे डरा हुआ लग रहा था। कोई बुरा ख्वाब देखा है? स्नाबल ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए पूछा। हाँ। वो हल्का सा चौंका। अजीब बात है कि कोई भी शख्स अपने आप को मरता हुआ नहीं देख सकता था, लेकिन वो ख्वाब में अपने आप को मरा हुआ देख रहा था। शादी के बाद से डरावने ख्वाबों का सिलसिला जो थोड़ी देर के लिए रुका था, वो फिर से शुरू हो गया था। उसने नजर उठाकर सनाबल का चेहरा देखा। वो इसे परेशान लग रही थी। कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। वो इसका गाल थपथपाते कहते वो भी करवट लिए लेट गया था। सनाबल को इस वक्त वो गायब दिमाग लगा था। नाश्ते में उसके सामने गर्मा गर्म पराठा और सालन था। ईसा ने एक नज़र खाने को देखा और फिर से जो चाय की ट्रे लिए चेयर कुर्सी पर बैठ गई थी। उसे बशीर भाई याद आए थे। मैंने सोचा आज मुख्तलिफ होना चाहिए। इसके सामने रखते हुए चाय देखकर वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। वो बिना उसकी तरफ देखते भी समझता था कि वो उसकी तरफ क्यों देखती थी। पराठा अच्छा बना है। तारीफ करना बेहद ज़रूरी था, जैसे सुबह ब्रश करना ज़रूरी होता है। वो खुश हो गई थी। तुम्हारी जॉब कैसी है? यूँ अचानक इतने अरसे बाद इस सवाल पर वो नवादा चबाते ठटका था। अच्छी है। पर तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। तुम्हें शायद कार बिजनेस का शौक था ना? ईसा ने उसे मुस्कुराकर देखा। वो इससे इतनी भी गाफिल नहीं थी। उसे अच्छा लगा था। शौक अब भी है, लेकिन पैसे नहीं है। वो हर मामले में साफ को था। पैसे मेरे पास बहुत है। मम्मी पापा की तरफ से छोड़े पैसे हैं, ज्वेलरी भी है और मेरे पास ज़ाती खुद के कमाए 6 लाख भी हैं। वो गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। क्या चीज़ थी ये? जिस शख्स को कल तक वो पसंद नहीं करती थी, आज अपना सब कुछ उस पर लुटाने के लिए तैयार थी। क्या उससे ज़्यादा कोई शख्स खुशनसीब हो सकता था? नहीं, क्योंकि ये हलाल और जायज़ बीवी थी। अल्लाह ने इस रिश्ते में बरकत देनी ही थी और हराम ने तो उसको ज़लील ही करना था। ऐसे क्या देख रहे हो? कम पड़ेंगे तो डैड से ले लेना। उन्होंने बाकियों को भी तो सपोर्ट किया है। मैं खुद बात कर लूँगी डैड से। वो झट से मशवरा देते हुए बोली। मैं शुरू से ही सेल्फ मेड इंसान रहा हूँ स्नाबल। मैं कभी किसी से पैसे ले ही नहीं सकता और तुमसे तो बिल्कुल ही नहीं। पर उसने कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि तुमने मुझसे जो कहा यकीन मानो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आइंदा ये बात मुझसे ना करना। ये तुम्हारे पैसे हैं, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। ईसा ने उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही कहा। सनाबे को सुंदस याद आई थी। उसकी फैमिली हद से ज़्यादा सैद को सपोर्ट करती थी, जहेज में वो गाड़ी लाई थी। ज़रूरी नहीं सामने आने वाली हर चीज़ सोना ही हो। इस बात का अतराक सनाबे को आज हुआ था। आह! सोना। उसे क्या याद आ गया था? इसने सबको सोना समझा और सामने बैठे इस शख्स को खाई में पड़ा पत्थर। उफ़! एक लम्हे के लिए उसने अपनी आँखें बंद करके बोली खोली, फिर ठहर कर बोली, लेकिन बिज़नेस के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? वो कहे बिना न रह सकी। जिस अल्लाह ने इतनी अच्छी जॉब दी है, बिज़नेस के लिए भी पैसा वही देगा। स्नाबल की तरफ नवाला बढ़ाते उसने मुस्कुराकर कहा। स्नाबल ने उसे गहरी नज़रों से देखा। अल्लाह पर इतना यकीन कब से उसके अंदर पैदा हो गया था। उसने नवाला मुँह में लेते सोचा, तुम बहुत बदल गए हो ईसा।
चाय का कप उठाते उसका हाथ ठटका। ये झटका था इसके लिए। इसने हैरत से स्नाबल को देखा। क्या हुआ? स्नाबल ने उसके इस तरह देखने पर पूछा। तुमने पहली दफा मेरा नाम लिया है स्नाबल। आपकी बार हैरत में जाने की बारी इसकी थी। वो कब से उसके लिए इतनी अहम हो गई थी कि वो इसकी बारीक से बारीक बात को भी याद रखे हुए था। स्नाबल ने वाकई कभी इसका नाम नहीं लिया था, क्योंकि वो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करती थी। वो अभी भी उसे ही देख रहा था। जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम्हें देर हो जाएगी। ईसा। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। वो जानता था कि बात के आखिर में इसका नाम इसे खुश करने के लिए लिया गया है। नाश्ता खत्म करते वो अपना मोबाइल और कार की कीज उठाते खड़ा हुआ। वो भी उसके साथ ही खड़ी हो गई थी। ईसा ने उसे मोहब्बत से देखा था, फिर बेसाख्ता आगे बढ़कर उसे बाहों में लेते इसके माथे पर बूसा दिया। खुदा हाफिज कहता वो उसे आज़ाद करता हुआ चला गया। वो आज ऑफिस जाते हुए पहली दफ़ा इस तरह से अलविदा करके गया था। वो किसी बुत की तरह खड़ी रह गई थी। इसने उंगलियों के तोर से अपने माथे पर छुआ, ये लम्स महसूस किया। वो मुख्तलिफ था। उसमें मोहब्बत थी, जो आज उसे कहीं और लेकर जा रही थी। उसने कब बर्तन धोए, कब टेबल साफ की, उसे पता ही नहीं चला। उसे लग रहा था वो हवा में है। वो उड़ते हुए कमरे की बजाय स्टडी में आई थी। टेबल पर रखा इसका लैपटॉप बंद खुला पड़ा था। डिज़ाइनर पेपर्स तरतीब से जुड़े रखे थे। इसके ऊपर छोटी सी गाड़ी की शेप में बना वेट पेपर रखा था। स्नाबल ने उसे उठाकर गौर से देखा। पूरी गाड़ी की शेप थी, एक भी चीज़ मिस नहीं थी। ये ईसा के शौक की इंतहा थी। पेपर वेट वहीं रखकर उसने अलमारी की तरफ देखा। सबसे पहले रो में कुरान के साथ इंग्लिश में तर्जुमा भी रखा हुआ था। वो हैरान थी कि कुरान भी पढ़ता है और यहीं बैठकर पढ़ता होगा। एक अजीब सी खुशी लिए उसने कुर्सी की बैक पर हाथ फेरते बाकी की रोज को देखा। पेपर्स और फाइल्स काफी तादाद में थी। उसने एक पेपर को उठाकर देखा, फिर दूसरे, तीसरे। ये सब कार स्केचेस थे। उसने मजीद देखे बगैर वो कमरे में आ गई थी। बेड के अलावा हर चीज तरतीब में थी। वो अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। ईसा के कपड़े नहायत कम थे। इसने बेसाख्ता नीचे वाली रो को देखा। सिर्फ 3 जोड़े जूते के पड़े थे, और आज पहली बार वो इस चीज को नोट कर रही थी। सब चीजें सामने ही तो थी, लेकिन अब बात तवज्जो की थी। उसने छोटी दराज को खोला। वही मखसूस प्लास्टिक का डिब्बा था। खोल कर देखा, वही टॉप्स आज भी मौजूद थे, और अगर क्रॉस भी पड़ा था। उसने उठा कर देखा। इस पेंडेंट ने उसे कितना रुलाया था। ईसा को दीन से बेदीन इसी पेंडेंट ने बनाया। इसको अब वो टैटू भी याद आया था, लेकिन अब तो वो इसके बाजू पर नहीं था। सर्जरी करवाई होगी फिर। यही सोचते उसने कंबल तय किए। वो नहीं जानती थी कि ये वाटरप्रूफ महंगे 3 पेंडेंट टैटू थे, जो काफ़ी दफ़ा वॉश के बाद रिमूव हो जाते थे। तभी इसका सेल फ़ोन बजा था। कॉल इसहाक साहब की थी। उसके फ़ोन उठाते ही सलाम की चहकार से वो समझ गए थे कि सनाबे खुश है। सलाम दुआ के बाद वो इससे ईसा की खैरियत के बारे में पूछ रहे थे और हैरान हो रहे थे कि वो अपनी हर बात में ईसा को घसीट रही थी। इसके मुतालिक नरमी से बात कर रही थी। कोई शिकायत का शाइबा भी नहीं था, और वो सुन कर हैरान भी हो रहे थे, और खुदा का शुक्र भी अदा कर रहे थे कि उसने स्नाबिल को मंजिल पर पहुंचा दिया। स्नाबिल, आज आपको एक बात बताऊं? जी। वो मुतवज्जो हुई। स्नाबिल, इससे तुम्हारी शादी की ख्वाहिश तुम्हारी माँ बिस्मा की भी थी। एक दफ़ा मेरे सामने उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। स्नाबिल सुनसी ये सब सुन रही थी। तुम्हारा रिश्ता जोड़ने के लिए जहाँ मेरी मर्जी शामिल थी, वहीं तुम्हारी मरहूम माँ की भी यही ख्वाहिश थी। उसे ये सब पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता था। मामा भी यही चाहती थी? इसने रोते हुए पूछा। हुँ, बस तुम खुश रहो और खुद को इसके लिए इतना ज़रूरी कर दो कि वो चाहकर भी तुम्हारे बगैर ना रह सके। तुम समझ रही हो ना? जी। उसने आँसू साफ करते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। वो अब ईसा के साथ-साथ अपनी माँ को भी याद कर रही थी। इसकी तबीयत में फ़िलहाल बशाशत थी। बेड पिलो सही करने के बाद इसको बेडशीट चेंज करने का ख़्याल आया था। इसी मकसद से उसने अलमारी खोल कर देखा। कोई बेडशीट नहीं थी। मतलब एक लॉन्ड्री में है, दूसरी बिछी है और तीसरी चादर है ही नहीं। इसके अपने कमरे के बेड्स के लिए 15 चादरें हर वक्त मौजूद रहती थी। अब क्या बिछाऊं? इस वक्त स्नाबल को ये सबसे बड़ा मसला लग रहा था, जिसका फौरी हल निकलना जरूरी था। तभी इसने मोबाइल पकड़कर ईसा को कॉल मिलाई थी, लेकिन दूसरी तरफ से फोन नहीं उठाया गया था। हद है, घर में बेडशीट नहीं है। मैं वो लेने जा रही हूँ। मुख्तसर मैसेज भेजकर वो चेंज करने चली गई थी।
मुख्तसर सी मीटिंग के बाद उसने मोबाइल चेक किया था। 3 मिस्ड कॉल थी। फिर इनबॉक्स खोलकर स्नैपडील का मैसेज देखा। एक लाइन का मैसेज पढ़ते उसको समझ नहीं आई कि लिखा क्या है। फिर ज़रा तवज्जो से पढ़ा। तासुब से उसने अपनी आंखें बंद की। एक चादर के लिए बाहर निकल गई। मुस्कुराकर उसने फ़ोन मिलाया। पहली बार पर ही उसने फ़ोन उठा लिया। "बाहर हो?" "जी।" "घर कब तक जाओगी?" "बस थोड़ी देर तक चली जाऊँगी।" "ठीक है, ध्यान से जाना और घर जाते ही फ़ोन कर देना।" उसने मुख्तसरन ताकीद की थी। वो फ़ोन बंद करती अपनी ही धुन में ईसा की बात याद करते मेन रोड क्रॉस कर रही थी कि आज उधर ईसा के लिए अच्छा दिन था, इसको गुड न्यूज़ मिलने वाली थी। कामयाबी की एक और सीढ़ी वो पार करने वाला था। शेख अनहान ने ऑफ़िशियली उसके डिज़ाइन को अप्रूव कर दिया था। ये ना सिर्फ़ उसके लिए बल्कि उसकी कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। उधर फिल्स शैतान का रूप धारे किसी साए की तरह इन दोनों मियाँ-बीवी की गर्दन दबोचने के लिए तैयार थी कि सामने से आने वाली गाड़ी ने बरवक़्त ब्रेक मारी थी। वो हौनक सी साँस ऊपर किए रह गई थी। "यू मैड!" गाड़ी में बैठे शख्स ने गर्दन बाहर निकालकर इशारे से कहा था। ये अजीब था। वो नई-नई जिस खुशफ़हमी में मुब्तला इस नीले आसमान पर उड़ रही थी, वहाँ ऐसा ही होता था। इंसान हर चीज़ से बेनियाज़ सिर्फ़ उसी शख्स के बारे में सोचता है। इस वक़्त कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। सामने का मंज़र नज़र नज़र आ तो रहा होता, लेकिन ज़हन तक पहुँचता ही नहीं। वो तनफ़्फ़ुस ठीक करती फुटपाथ पर कदम रख रही थी और इस वक़्त नाबिल के साथ भी यही हो रहा था। ईसा के अलावा उसे कुछ दिखाई और सुनाई ही नहीं दे रहा था। अभी वो 4 कदम चली थी कि सेनबिल किसी ने उसे पुकारा था। उसे बुरी तरह चौंकते हुए पलटते देखा और उसकी पसलियाँ फैली थीं। वो ये चेहरा कैसे भूल सकती थी? ये फिल्स थी। वो तनफ़्फ़ुर से भरी निगाहें इस पर जमाते कदमों का फ़ासला काटती इसके करीब आई थी। आखिरकार तुम आ ही गईं। अंदाज़ चुभता हुआ था। हाँ, मैंने तो आना ही था। जवाब भी जताने वाला था। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, पर मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। स्नाबिल सर्द मोहरी से कहते हुए पलटने वाली थी कि वो बोल पड़ी। क्या तुम सुनना नहीं चाहोगी तो कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ मेरे कितने गहरे ताल्लुकात रह चुके हैं? स्नाबिल को लगा इसने गरम शीशा इस पर उंडेल दिया है। कोई भी बीवी ये कैसे भूल सकती है? वो भी नहीं भूली थी। वो नाक से साँस खींचती संभली। तुम्हारे साथ इसके माज़ी में जैसे भी ताल्लुकात रह चुके हैं और मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्नाबिल ने बड़े ज़ब्त से दाँत पीसते हुए कहा। फिल्स ने नज़र फाड़कर इसकी आँखों में देखा। ईसा की मोहब्बत वो इसकी आँखों में देख सकती थी। फिल्स की आँखों में तपिश सी जागी थी। दफ़ातन वो उसके चेहरे के करीब हुई। क्या इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक बच्चे का बाप है और उसकी माँ मैं हूँ? स्नाबिल की आँखें एकदम फटी थीं। इसको अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था जैसे वज़नी पत्थर रख दिया हो। वो फिल्स के लगाए गए जाल में फँस गई थी। तुम झूठ बोल रही हो ना? वो ये बेयकीनी से गर्दन पर ज़ोर डालते हुए बमुश्किल बोली। हाँ, वो आधे सच में आधा झूठ मिलाकर ही बोल रही थी, सिर्फ़ मुकाबिल को जलाने के लिए, उसे तकलीफ़ देने के लिए। और स्नाबिल तकलीफ़ में आ रही थी। फ़िज़ अच्छे से ये महसूस कर रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो तेज़ आवाज़ में बोलते उसके करीब हुई। फ़िज़ की आँखें गुस्से और गुनाह से भरी थीं। इस गुज़रे सालों में ये कहाँ रहता रहा है? क्या करता रहा है? क्या बताया इसने तुम्हें? नहीं ना? हाँ, वो ठीक कह रही थी। इसने कभी नहीं बताया। स्नाबिल के दिल ने तायद की। महज़ 10 साल की उम्र में हमारा ताल्लुक जुड़ा था। हर लम्हा, हर पल हम दोनों ने साथ गुज़ारा है, तुम्हारे जाने के बाद भी। वो क्या जताना चाह रही थी? क्या साबित करना चाह रही थी? वाज़ेह था। वो सीधे लफ्ज़ों में स्नाबिल को उसकी औकात याद दिला रही थी। नेज़ा था जो उसने स्नाबिल के दिल पर मारा था कि वो ज़ख्मी हो गई थी, पर अभी उसे मज़ीद ज़ख्मी करना ज़रूरी था। मानो कितना गहरा रिश्ता होगा हमारे बीच, जिसका सबूत हमारी औलाद, हमारा बेटा है। इस खबर पर सनाबल का दिमाग भग से उड़ गया था। वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। हमारी मोहब्बत की निशानी हमारी औलाद, हमारा बेटा मौजूद है। औलाद, बेटा। स्नाबिल को लगा जैसे फिल्स ने उसे ज़र्ब की तरह मुखालिफ सिमत में चीर दिया हो। स्नाबिल की जगह कोई और औरत होती तो यकीन न करती, पर ये स्नाबिल थी, ईसा की माज़ी से अच्छी तरह वाकिफ़ थी और इसी वाक़फ़ियत ने इस टाइम इन दोनों के बीच बने इस टूटे-फूटे एतमाद को निगल लिया था। वो आज भी मेरे साथ रहना चाहता है, मुझसे रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन तुम हम दोनों के दरमियान आ गई हो। वो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, वो सिर्फ़ मुझसे और मेरे अपने बेटे से मोहब्बत करता है। वो मुझे और मेरे बच्चे को कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो तुम्हें छोड़ देगा, एक दिन, जैसे पहले छोड़ कर गया था। फिर उसकी बातों से स्नाबिल अब खाक होकर धुआँ बनकर उड़ रही थी।
उसे अपने चेहरे और कमर पर मिर्चें सी लगती हुई महसूस हो रही थी। यकीनन वो फिर से डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। वो पहले भी छोड़ गया था, अब भी छोड़ जाएगा। उसे लगा वो कड़वे सच के भंवर में है, बस घूमती जा रही है, गोल-गोल। लेकिन तुम एक बात याद रखना, वो कभी तुम्हारा नहीं रहेगा। मैं कभी उसे तुम्हारा होने नहीं दूँगी, छीन लूँगी उसे तुमसे। वो उँगली उठाकर वार्न करती कब इसके पास से हटी, उसे पता ही नहीं चला। वो चलते मंज़र को देख रही थी, जो आवाज़ों से खाली था, बिल्कुल इसके हाथों, इसके वजूद की तरह। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हें छोड़ देगा, मैं इसे छीन लूँगी। यही पासगश्त उसके चारों तरफ थी, टूटा-फूटा एतमाद पल में ज़मीन बोस हुआ था। मोहब्बत शुरू होने से पहले ही दम तोड़ गई थी। ऐन बुलंदी पर खुले आसमान पे महवे परवाज़ नाविल के पर कट गए थे। वो तेज़ी से नीचे गिरते ज़मीन बोस होने की कगार पर थी कि किसी ने उसे बाजू से थामा। इन अजनबियों में इसका चेहरा देखकर स्नाबु की पथराई आँखों में शनासाई जागी थी। ये सूज़ी थी। इसको स्नाबु की हालत ठीक नहीं लगी थी। इसने इसके हाथों को देखा, खाली थे और फिर इर्द-गिर्द। वो उसे थामे बड़ी सड़क अबूर करते कदरे खाली जगह ले आई थी। वो बिखरी सी किसी टूटी शाख की तरह इसके साथ चल रही थी। ईसा, खुश हो जाओ। कुछ लम्हों में तुम्हें गुड न्यूज़ मिलने वाली है। उस नाविल को कॉल करने वाला था जब सारा ने आकर उससे कहा। वो फीका सा मुस्कुराया। सर बुला रहे हैं तुम्हें? चलें? हाँ, वो सर गर्दन हिलाता उसके साथ हो लिया। तुम ठीक हो? नाविल क्या हुआ है? वो इस वक़्त बिल्कुल ठीक नहीं थी। क्या कोई शख्स इतना नाकाबिले एतबार हो सकता है कि वो इतनी आराम से धोखा दे जाए कि आपको पता ही ना चले? वो सर झुकाए किसी ट्रांस में कह गई थी। इसे खुद नहीं पता चला था। तुम ईसा की बात कर रही हो? सूजी ने हैरत से पूछा पर नाविल खामोश रही। आंसू देखिए आहिस्तगी से गहरे होते जा रहे थे। सूजी ने गौर से उसका चेहरा देखा। वो यकीनन अपने शौहर ईसा के बारे में ही बात कर रही थी। स्नाबिल तुम्हें गलतफहमी हुई है, ईसा बहुत अच्छा इंसान है। वो इसकी खामोशी पर खुद ही बोल पड़ी। गलतफहमी? वो अंदर ही एहतजाजी अंदाज में हंसी। थोड़ी देर के लिए खुशफहम हो गई थी कि वो बदल गया है, पर जल्दी उसने मेरी ये गलतफहमी दूर कर दी। वो अजीब बात कर रही थी, जो सूजी सूजी की समझ से बाहर थी। तुम्हारा झगड़ा हुआ है? शादीशुदा जोड़ों का झगड़ा ही होता है, इसलिए वो पूछ बैठी थी। स्नाबिल ने उसे नजर उठाकर देखा। वो 20 मिनट से ये मीटिंग अटेंड कर रहा था। सर खुश थे। अलशेख नरहान। उन्होंने ईसा और उसकी टीम के डिजाइन्स को पसंद कर लिया था। ये एक ब्रेक थ्रू था इस कंपनी के लिए, खुद ईसा के लिए। वो सब बात कर रहे थे पर वो गायब दिमागी दिमागी तौर पर गैर हाजिर था। ये ज्यूइश पार्टी करते हैं, उसके सर ने कहा। वो फीकी सी मुस्कुराहट से कंधे उचका गया। बाहर आते ही उसने साबिर को कॉल मिलाई थी, लेकिन अब फ़ोन ही बंद आ रहा था। परेशानी यकदम लहर की तरह उसके जिस्म से गुज़री थी। है? इसका फ़ोन क्यों बंद कर रहा है? अब तक तो इसे घर पहुँच जाना चाहिए था। वो सोच रहा था। मुबारक हो। तभी सारा कहती उसके पास आई थी। वो मुस्कुरा भी ना सका था। क्या बात है, तुम ठीक हो? इसके चेहरे पर छाई परेशानी देखकर वो पूछने लगी। मेरी वाइफ़ का फ़ोन बंद आ रहा है। सारा बेसाख्ता मुस्कुराई। ईसा, ये परेशानी वाली बात थोड़ी है। हो सकता है इसका मोबाइल बंद हो। नहीं, ये परेशानी वाली बात है। थोड़ी देर पहले इसका मोबाइल ऑन था। वो परेशान सा वज़ाहत देने लगा। हो सकता है कि बैटरी लो होने की वज़ह से मोबाइल बंद हो गया हो। सारा ने हमसे बात करते उसे मुतमईन करना चाहा। उसने सारा की बात का जवाब दिए बगैर सोचा, लेकिन मैं आखिर परेशान हो ही क्यों रहा हूँ? उसका दिल घबरा रहा था, चेहरा संजीदा पड़ रहा था। भवें सिकुड़ रही थी जैसे कुछ सोच रहा हो। क्यों? परेशान हो रहा हूँ मैं? उसने रिमाइंड किया था। फिल्स, इसके दिमाग में क्लिक हुआ था। सारा बगौर उसी को देख रही थी। सारा, मुझे घर जाना होगा। अभी? वो हैरानी से पूछने लगी। हाँ, ये ज़रूरी है। उसने उजलत में लग रहा था। हाँ, ठीक है, आज सर वैसे भी खुश हैं। ऑफ़िस में इतना काम भी नहीं है, मैं सर को कह दूँगी। वो जब से पाकिस्तान से आया था, उसने फ़िल्स को नहीं देखा था। नाबिल के साथ रहकर वो उसे फ़रामोश कर गया था और उसे लगा वो अपने अंकल के पास चली गई है। वो उसकी बात सुनते ही बाहर निकल गया था। यादव फ़िल्स से ना मिली हो, उसने कोई बात ना की हो, मैं उससे खुद बात कर लूँगा, उसे समझाऊँगा, समझ जाएगी। घर तक के रास्ते में वो खुद से हमकलाम था। गाड़ी से उतरते हुए अपनी गुज़रगाह से घर जाते उसे फ़िल्स नज़र आई थी। ये यहाँ? सीने तक आई सब सवार के पीछे शायद फ़िल्स इसी के इंतज़ार में खड़ी थी और इसकी आँखों में वाज़ेह नफ़रत और होंठों पर तंज़िया मुस्कुराहट थी। वो उसे गहरी नज़रों से देखता बिना बात किए आगे बढ़ गया था। वो वापस कब आई थी?
عیسیٰ نے یہ سوچنا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ وہ کسی بھی ٹائم آ سکتی تھی۔ اس کا یہاں گھر تھا۔ نہایت عجلت اور بے قراری سے اس نے گھر میں گھستے ہی اسے پکارا تھا لیکن وہ موجود ہوتی تو جواب دیتی نا۔ اس طرح حالت میں بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہا تھا۔ اسی پریشانی سے اس نے پھر سے اسے فون ملایا تھا پر اب بھی فون بند آ رہا تھا۔ پل میں اسے اپنے کندھے اپنے دل پر دباؤ محسوس ہوا تھا۔ اسے پتہ چل گیا ہے سب کچھ۔ وہ کسی خدشے کے زیر اثر بڑبڑایا، فلز۔ وہ غصے سے انہی قدموں پلٹتے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ تمہیں ملی نہیں سینبل؟ میں بھی یہاں کھڑی اسی کا انتظار کر رہی ہوں، پتہ نہیں کیوں ابھی تک وہ آئی نہیں۔ وہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑی۔ تم ملی تھی اس سے؟ عیسیٰ نے دانت پیس کر پوچھا۔ ہاں، بازار میں ملی تھی، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کیا کہا تم نے اسے؟ وہ چیخا نہیں دھاڑا تھا۔ سب کچھ میری جان، سب کچھ جو تمہارے اور میرے بیچ رہا ہے، ہمارے بچے کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں اسے۔ وہ بڑے آرام سے بتاتی مقابل کو تڑپا رہی تھی، غصہ بھڑکا رہی تھی۔ عیسیٰ کے آگے پھٹ کر باہر نکلنے کو تیار تھی۔ کنپٹیاں پھول رہی تھیں۔ سنابل کو کھو دینے کا خوف اس کے چہرے سے آیا تھا۔ وہ جیسے یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، ایسے ہی بالکل ایسے ہی میں خوفزدہ ہوئی تھی جب تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب اندازہ ہوا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے دور ہو جانے سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ سانس رکتی محسوس ہوتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ارد گرد کی ہر چیز تباہ کر دو۔ جس سے محبت کرتے ہو اسے بھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے زخمی لہجے میں بولی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نفرت کا لفظ چھوٹا تھا، وہ جو اس وقت اس کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا نکلو گی۔ تم بھی اتنے گھٹیا نکلو گے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی ساری خواہشات پوری کرنے کے لیے اور اس کے بعد تم مجھے یوں چھوڑ دے گی۔ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ عیسیٰ کا دل کیا اس باڑ کو پھلانگتے اس کا ٹیٹوا دبا دے، اور وہ اس نے ایسے ہی کیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ پھر اس کی سانسیں یکدم دب گئی تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے اپنا گلا چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بے یقینی لیے پانی بھری آنکھوں سے عیسیٰ کے چہرے کی وحشت کو دیکھ رہی تھی۔ جو بھی کچھ ہمارے درمیان ہوا اس میں ہمیشہ تمہاری مرضی شامل رہی ہے۔ میں نے کبھی تمہارا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر تمہاری وجہ سے سنابل کو کچھ ہوا یا میرا گھر خراب ہوا تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ وہ جھٹکے سے اس کا گلا چھوڑ زبان کرتا پیچھے ہوا تھا۔ پھر اس نے بری طرح کھانستے ہوئے اپنی سانسوں کو باہر کرنے کی کوشش کی۔ عیسیٰ کا رویہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ مت چھوڑنا، لیکن پہلے اپنی بیوی کو تو دیکھ لو، غم میں کہیں کسی گاڑی سے ہی نہ ٹکرا گئی ہو۔ وہ پھنکارتی اسے تپا رہی تھی۔ وہ اس پر لعنت بھیجتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ان عورتوں کے معاملے میں وہ دوسری دفعہ لاپرواہ ہوا تھا۔ منظر سے غائب ہونے کی عادت تھی سنابل کی، چھپ جانے والی تھی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور سنابل اب کیا کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا، کیونکہ ہم لوگ بہت ہی کم کسی اور جگہ پر بھی اس کو پوسٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔